अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि इस वक्त आप सभी लोग YouTube की बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहे होंगे और Facebook, Instagram, सोशल नेटवर्किंग के हर प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी ऐसी पोस्ट, ऐसे वीडियोस देखने को मिलते होंगे जिसमें दोस्तों साफ तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि 2023 में तुर्की की तरफ से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2023 में तुर्की क्या करने वाला है, 2023 में खिलाफत उस्मानिया आने वाली है, ऐसे मुख्तलिफ पोस्ट, तरह तरह की बातें और तरह तरह की वीडियोस आपको देखने को मिल रही होंगी। लिहाजा अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि 2023 का इतना ज्यादा चर्चा हो रहा है, 2023 के बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही है। 2023 में आखिर तुर्की क्या करने वाला है और 2023 से आखिर इस्लाम के और मुसलमानों के बड़े बड़े दुश्मन जो अंदरूनी तौर पर इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं, वो 2023 और तुर्की से आखिर क्यों खौफजदा हैं और दोस्तों वो इतना क्यों डर रहे हैं और क्या वजह है कि तुर्की के जो सदर हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की रजब तैयब अर्दगान साहब, वो अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। आखिर दोस्तों ऐसा क्या होगा कि तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा? आखिर तुर्की में क्या बदलाव आएगा? क्या वजह है दोस्तों कि लोग ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले 1, 2, 3 सालों में ही दुनिया में, इस पूरी कायनात में बहुत कुछ तब्दील होने वाला है। लिहाजा दोस्तों आपके दिमाग में उठने वाले तमाम सवालात और इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों 2023 को समझने के लिए हमें सबसे पहले 100 साल पीछे यानी कि 1923 में जाना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये कहानी शुरू होती है 1914 से कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहली जंग अजीम शुरू हुई थी। दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खात्मा हुआ था तब तक करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लिहाजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खात्मा होने के साथ साथ इस्लामी दुश्मन मुल्कों को ऐसा मौका भी मयस्सर हुआ, ऐसा मौका भी मिल गया कि उन लोगों ने मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी सल्तनत और सबसे लंबे वक्त तक चलने वाली सल्तनत, जिसको हम खिलाफत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। लिहाजा इतनी बड़ी रियासत और इतनी मजबूत रियासत को खत्म करना इतना आसान काम भी नहीं था और इसे खत्म करने के लिए इस्लामी दुश्मनों मुल्क ने बहुत पहले से ही साजिशें करना, प्लान बनाना शुरू कर दिए थे। खिलाफत उस्मानिया के अंदर अपने ही गद्दार और अपने ही जासूसों को बिठा रखा था। ड्रिलिस अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखने वाले लोग ये बात अच्छी तरह से जान गए होंगे कि पहले के जो दौर थे उस दौर का माहौल क्या हुआ करता था। जब पहले हमारी सल्तनतें हुआ करती थी तो उसको खत्म करने के लिए भी और उसको कमजोर करने के लिए हमारी सल्तनतों के जितने भी दुश्मन हुआ करते थे वो हमसे जंग करने के लिए सामने नहीं आया करते थे, बल्कि गद्दारी और बगावत स्टार्ट करवा दिया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मुसलमानों को सामने से जाकर हराना इतना आसान नहीं है। लिहाजा हमेशा से ही वो लोग वही काम करते थे जो अर्तुगरुल गाजी सीरियल में दिखाया गया है, यानी अंदरूनी तौर पर वो गद्दारों को खरीद लिया करते थे या फिर अपने खुद के आदमियों को जासूस बनाकर सल्तनत में भेजकर पूरी सल्तनत को ही कमजोर कर दिया करते थे। और दोस्तों ठीक यही हुआ था 1923 में। 1923 में भी ठीक इसी तरह तुर्की के ही लोगों ने गद्दारी की और उनके जो नाम निहाद जासूस भरे पड़े थे ईसाइयों और यहूदियों लोगों की, उन लोगों ने भी अपनी चालबाजी जारी रखी, जिसकी वजह से ही 1923 में खिलाफत उस्मानिया कमजोर हो गई और नतीजतन इन लोगों को यानी दुश्मनी ताकतों को ये मौका मिल ही गया जिसका ये लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने तुर्की के कमजोर होने पर उनके सामने ये शर्त रखी कि अगर तुर्की अपनी सलामती चाहता है तो फिर हम जो कहते हैं उसे मानने के लिए तुर्की तैयार हो जाए। लिहाजा अब तुर्की के पास भी सिवाय सर झुकाने के कोई और चारा नहीं था। लिहाजा इन तमाम बातों के नतीजे में एक मुआहिदा हो गया। इस मुआहिदे को लुजान के नाम से भी जाना जाता है। इस मुआहिदे में दोस्तों वो शर्तें रखी गई जिस मुआहिदे ने, जिन शर्तों ने पूरी तरह से तुर्की को कमजोर कर दिया और आने वाले सैकड़ों सालों तक के लिए तबाह कर दिया। लिहाजा हम दूसरे लफ्जों में कहें तो इस्लामी तमाम दुश्मन मुल्कों ने तुर्की को इस मुआहिदे के जरिए से, इन तमाम शर्तों के जरिए से पूरे 100 सालों के लिए एक कोने में बांध कर फेंक दिया। लिहाजा अब तुर्की यानी खिलाफत उस्मानिया जहाँ से चली है वो पहले बहुत ताकतवर हुआ करता था, अब वो एक ऐसा मुल्क बन चुका था जो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय लाचारी के।
इस मुआहदे में जो शर्तें रखी गई थी उनमें से कुछ का हम आज आपके सामने जिक्र कर ही देते हैं। इन शर्तों में सबसे पहली शर्त ही दुश्मन मुल्कों ने ये रखी थी कि जो खिलाफत थी यानी कि खिलाफत उस्मानिया उसको खत्म कर दिया गया। उसकी जगह तुर्की को एक सेक्युलर तुर्की करार दे दिया गया, यानी वो एक सेक्युलर देश बनकर रह गया। जितने भी खिलाफत उस्मानिया में तमाम मुल्क, तमाम कंट्रियां, देश आया करते थे, जैसे कि सऊदी अरब, लबनान, मिस्र, आसपास के जो मुल्क थे, सबको खिलाफत उस्मानिया से आजाद कर दिया गया। तमाम अरब कंट्रियों ने अलग अलग अपना मुल्क बसा लिया। लिहाजा इसी वजह से तुर्की की खिलाफत उस्मानिया पूरी तरीके से खत्म हो गई। तुर्की के खिलाफत उस्मानिया के जो आखिरी सुल्तान थे उनको उनके पूरे खानदान के साथ मुल्क से बाहर निकाल दिया गया, ताकि लोगों के साथ मिलकर दोबारा इन दुश्मनी ताकतों के खिलाफ बगावत ना कर सके। लिहाजा उनको बाहर निकालने के बाद कुछ और शर्तें भी लगाई गई, जिन शर्तों में से कुछ शर्तें इस तरह हैं। पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की की जमीन में बहुत ज्यादा तेल है, जो उसको माली तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है। जैसा कि आज दुबई, सऊदी अरेबिया और इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो तेल के दम पर बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी हैं। तुर्की भी तेल की मदद से बहुत ऊपर तक जा सकता था। लिहाजा इन शर्तों में से एक जबरदस्ती की शर्त ये भी लगाई गई कि तुर्की अपनी जमीन से अगले 100 सालों तक तेल नहीं निकाल सकता है। और उन्हीं शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि तुर्की की जो बंदरगाह है, जो यूरोप और एशिया दोनों को आपस में मिला देती है, जिसमें से बिजनेस के तौर पर बहुत सारे जहाज गुजर कर जाते हैं, लिहाजा उसको तुर्की के अपने हक से ही बाहर कर दिया गया। लिहाजा ये कानून लगा दिया गया कि ये बंदरगाह पूरी दुनिया की मिल्कियत है। अब लिहाजा अगले 100 सालों तक तुर्की इस बंदरगाह से गुजरने वाले तमाम जहाजों से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा। लिहाजा इस तरह के बहुत सारे ज्यादती वाले और बुरे शराइत तुर्की के खिलाफ लगाए गए थे, और जिसके जरिए से तुर्की को कमजोर करने की कोशिश भी की गई थी। लिहाजा दोस्तों, अब 100 साल उस बात को, उस मुआहदे को कंप्लीट होने जा रहे हैं, वो भी 2023 में। इसीलिए बार बार 2023 का जिक्र हमारे सामने आ रहा है। यानी दोस्तों 2023 एक ऐसा साल है जिसके आने के साथ साथ तुर्की अपने ही देश से तेल भी निकाल सकता है। इसके अलावा तुर्की खिलाफत की मांग भी कर सकता है। इसके अलावा तुर्की की जो अपनी बंदरगाह है, जिससे वो बहुत सारा टैक्स भी वसूल कर सकता है, जिसकी वजह से तुर्की अपनी जीडीपी और अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ऊपर भी ले जा सकता है। लिहाजा दोस्तों 2023 में क्या मोड़ आने वाला है, इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि तुर्की के जो सदर हैं, जिनका नाम रजब तैयब अर्दोगान है, वो अपनी तकरीरों में अक्सर कहते रहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा, बल्कि तुर्की तो ऐसा तुर्की बनेगा कि जो अपने तारीख में कभी हुआ करता था। लिहाजा हम सभी और वो दुश्मनी ताकतें भी जानती हैं कि खिलाफत उस्मानिया का दौर क्या हुआ करता था। खिलाफत उस्मानिया अर्तुगरुल गाजी के दौर से जो निकल कर आई थी, वो तुर्की सल्तनत ही थी। तुर्की के छोटे से लोगों ने और एक कबीले में बसने वाले लोगों ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा दिया था। और ये इस्लाम की सबसे बड़ी और लंबे समय तक रहने वाली सल्तनत थी। लिहाजा दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जैसे जितने भी इस्लामी दुश्मन मुल्क हैं, उन लोगों को कोई भी इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती अगर रजब तैयब अर्दोगान साहब तुर्की के सदर नहीं होते। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात यह है कि 2023 आने के साथ साथ सबसे बड़ी मुश्किल अब इन लोगों के लिए ये खड़ी हो रही है कि अब तुर्की के सदर अभी भी रजब तैयब अर्दोगान साहब ही हैं, जो कि एक नेक इंसान होने के साथ साथ इस्लाम परस्त हैं और बहुत ज्यादा इस्लाम को मानने वाले हैं, और जिनका नजरिया ये है कि इस्लाम नहीं तो कुछ भी नहीं। लिहाजा यही वजह है कि जैसे जैसे 2023 करीब आते जा रहा है, वो लोग यानी दुश्मनी ताकतें तुर्की के खिलाफ अभी से बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं, और 2023 से पहले ही तुर्की को किसी भी वजह से इन तमाम चीजों से रोकने की भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। अभी 2-4 साल पहले ही तुर्की की फौज के जरिए जो रजब तैयब अर्दोगान साहब का तख्ता उलटने की कोशिश की गई थी, वो भी इस्लामिक दुश्मन मुल्कों की तरफ से ही एक खुफिया साजिश और रंजिश थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई, और इसका खुलासा भी बाद में हो चुका था। लिहाजा दोस्तों ये कहना तो पूरी तरह से मुमकिन नहीं है कि 2023 के बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यकीनन 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आखिर में अल्लाह तबारक तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें तमाम अंबिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक जरूर पहुँचाएं।
سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.